नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आज सीधी बातचीत करेंगे हम भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद की। बात इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, स्ट्रेट टॉक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर घोषणा की है कि गलवान समेत 4 पॉइंट्स पर, यानी कि 4 जगहों से भारत और चीन दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हट गई हैं। इस बात की जानकारी चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आई है। हालांकि भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अब तक, कम से कम मेरी जानकारी में, इस मसले पर सामने नहीं आया है। ऐसा क्यों है, स्ट्रेट टॉक में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसमें भारत की प्रमुख जो राष्ट्रीय मीडिया है वो बात का दावा कर रही है कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है क्योंकि चीन के तेवर नरम पड़े हैं और 4 पॉइंट, यानी कि गलवान समेत जिन 4 पॉइंट से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की बात हुई है, डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, इसको एक बड़ी जो है जीत भारत के पक्ष में बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ डिसएंगेज जो है ये आखिर कितना इंपॉर्टेंट है और क्या ये वाकई में भारत की जीत कहा जाए। और इसके साथ ही एक और स्टेटमेंट है जो कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा में दी कि भारत और चीन के बीच जो एलएसी का विवाद है, कंट्रोवर्सी है, वो 75% तक जो है वो हमने सुलझा लिया है। इन सभी बातों को तो समझेंगे ही, लेकिन एक और स्टेटमेंट मैं जोड़ देना चाहती हूँ, वो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने कहा है कि देपसोंग का क्या, डेमचोक का क्या, इन सब जगहों पर जो है वो एक बड़ा हिस्सा, भारत की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है। और कहीं ना कहीं जो एनडीए सरकार है, उनके विदेश मंत्री जाकर जो बयान देते हैं वो सवाल उठाता है कि ये बयान जो है सही नहीं और भारत सरकार का जो रुख है वो सही नहीं है चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर। इन सभी मसलों को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक। सीधी बातचीत करके समझेंगे ये विवाद आखिर समझना क्यों ज़रूरी और भारत सरकार का जो रुख है वो क्या वाकई सही रुख है और क्या जो जीत है वो भारत की है, चीन की है, किसकी जीत है। कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के जो हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने इन सवालों को रखें और इन सवालों को ही समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे। एक नज़र अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल है आज के कि चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटी हैं, इसे भारत की जीत कहा जाए, इसे चीन की जीत कहा जाए, या दोनों देशों में जो एक सहमति बनी है ये सीमा पर शांति के लिए बहुत ज़रूरी थी और ये अब सामने आई है। गलवान समेत 4 बिंदुओं पर डिसएंगेजमेंट, इसके क्या मायने जो हैं निकाले जाने चाहिए। क्या ये एक बड़ा जो है डेवलपमेंट है जो कि दोनों देशों के बीच चले आ रहा जो सीमा विवाद है उसमें माना जाएगा। देपसोंग, डेमचोक और इसके साथ गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग्स जो है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर विवाद अनसुलझा है और ये जगहें जो है रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत अहम है। इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, इसको भी समझेंगे। सीमा विवाद पर भारत सरकार के तेवर तीखे है या नहीं है, या फिर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम चीन के साथ व्यापार को देखते हैं तो जो आंकड़े बताते हैं वो 56% चीनी सामान का जो है आयात भारत में बढ़ा है। तो लगातार 4 साल से अधिक समय से अगर एलएसी पर विवाद है और कथित रूप से, हालांकि एनडीए सरकार ने इस बात को कभी नहीं माना कि चीन के कब्जे में भारत की ज़मीन है, लेकिन सेना के अधिकारी यदा कदा और ज़्यादातर इस तरह के चिंता जताते रहे हैं कि हमारा एक हिस्सा जो है और कई पेट्रोलिंग साइट्स जहाँ पर पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी वो हिस्सा भी अब जो है पेट्रोलिंग वहाँ पर भारतीय आर्मी सेना नहीं कर पा रही है। इसीलिए जो भारत और चीन का जो व्यापार है इसे संबंधों के संतुलन के लिए किस तरह से देखा जाना चाहिए, एस जयशंकर के स्टेटमेंट को कैसे देखा जाना चाहिए। 75% हमने जो मसला है वो सुलझा लिया है। और चीन के विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो कहता है कि आमतौर पर, यानी कि रेगुलरली, भारत और चीन के बीच जो सीमा पर स्थिति है वो कंट्रोल में है और स्टेबल भी है। ये दावा चीन की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड है AK चतुर्वेदी जी, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, आवर डिफेंस एक्सपर्ट। और हमारे साथ है प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, ही इज़ फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट। सर, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं जस्ट टीवी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत में मेजर जनरल आपसे करना चाहूँगी। चतुर्वेदी जी, सर, मैं समझना चाहूँगी कि क्या वजह है, किस पॉइंट को लेकर आप इसे कहेंगे कि दिस इज़ अ विक्ट्री फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, या फिर जिस तरीके से इसको
पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि गलवान समेत 4 बिंदुओं पर डिसएंगेजमेंट हुआ है, एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट। शुड वी कॉल इट अचीवमेंट? देखिए, ऐसा है कि आप इसको एक पर्सपेक्टिव दूसरा ही देखिए। आपके और चाइना के बीच में पोस्ट गलवान एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। उसने आपके बहुत से हिस्से पे जो आपका परसेप्शन था उन पे एक स्लाइस की। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि 38,000 की स्क्वायर किलोमीटर जो कि 62 में उसने आपका एरिया कब्जा कर लिया था, उसके बाद का भी जो स्लाइसिंग की है, तो वो, और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल चश्मे से देखने के बजाय एक वाइडर देखना चाहिए। ठीक है। तो जब हुआ ये, तो जब गलवान हुआ, गलवान में पहली बार ऐसा हुआ कि जबकि वो अंदर आया तो हमने उसने एक झड़प हुई, और वो 1996 का एग्रीमेंट का, जिसको कहते हैं कि वायलेशन था चाइना की तरफ से। चाइना ने विश्वास तोड़ा जी। क्योंकि हम सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों को, हम सब हमेशा भूल जाते हैं कि ये LAC डिफाइंड नहीं है, ये उनका परसेप्शन और हमारा परसेप्शन है, डिफाइंड नहीं है। नेट एक्सचेंज नहीं, LC की तरह नहीं है जिसमें कि दोनों साइडों ने दस्तखत कर रखे हैं। वो LC जो है बिल्कुल डिफाइंड है। ठीक है, ऐसा कुछ जी ना। हमने क्या किया, अगस्त में जाकर के हम कैलाश रीफ पे चढ़े, जिसके बाद उसको लगा कि भाई ये तो मुश्किल हो जाएगी, कुछ एरिया से पीछे हटा। इस दौरान जो 2 तरह की बातें उनके साथ चल रही थी। एक हो रहा था कमांडर लेवल टॉक्स, और दूसरा WCC, इसके ये 31 बार बातचीत हो सकती है और 21 बार और कमांडर की बात हो चुकी है जी। अपना पॉइंट देखता, हम अपना पॉइंट। चाइना एक दूसरा उसके दिमाग में तो चलता रहता है कि भाई हम बड़े देश हैं और दूसरों को, सबको हमारी बात माननी चाहिए। और इतिहास में हुआ जबकि कैलाश पे हम तो उनको पीछे हटना पड़ा। तो अगर उस संदर्भ में देखें तो अभी ये 4 जगह जो पीछे हटे हैं, और इस बारे में अभी क्लैरिटी रखने की जरूरत है जी। खास तौर पे बात अच्छी चीज यह है कि चाइना कह रहा है कि हम डिसएंगेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, तो एक सवाल है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ठीक है। मेरा अपना है कि एक जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो हम लोगों को देखना चाहिए। वो ये कि जो पॉलिटिकल जो हुआ वो बांग्लादेश चाइना का, जिसमें कि एक तरह से पॉलिटिकली जियोपॉलिटिकली उनको नुकसान हुआ, और अमेरिका ने बांग्लादेश पे coup कर, तो अब उनको नए साथी की तलाश वो कर रहे हैं। और जहां तक आपने ट्रेड की बात करी, मैं एक चीज बताना चाहता जी। आप और से कीजिए, देखेंगे तो अगर आज आप ट्रेड बंद कर देते तो आपकी आधी इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। अनलेस सब अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे इंडस्ट्री की, तब तक आप उसको ट्रेड बिल्कुल डिसएंगेज नहीं कर सकते। ठीक है सर, रिड्यूस कर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर, लेकिन जैसा कि चीन के बारे में ये भी कहा जाता है, और मुझे लगता है कि आप शायद सहमत होगी मेरी बात से, कि चीन एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके इंटेंशंस पर जो है कोई भी देश, मुझे लगता है अक्रॉस ग्लोब कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो उस पर, उसकी दोस्ती पर भरोसा कर सके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आई वुड से हियर पाकिस्तान का भी नाम। लेकिन जब बात ट्रेड की आती है तो क्या वजह है कि हमने 56% 56% जो है ट्रेड बढ़ा दिया है। हम उसे स्टेबल भी रख सकते थे। ये भारत की क्या मजबूरियां रही कि चीन अपने माफिक से जो है वो भारत और चीन के संबंध जो है मेंटेन करता रहा, और भारत का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं खामोश होकर, अगर आप भारत में ही जनता के सवालों का या फिर विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बचते हैं तो ये क्या दर्शाता है? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करते हैं राष्ट्रीय संप्रभुता की, अखंडता की, तो इस तरह के सवालों को जो है खुलकर जो है इसका जवाब देना चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी हैं, जुड़े हुए हैं, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट। उनसे भी समझेंगे कि जैसे कि मेजर जनरल ने बताया कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ कही जा सकती है कि चीन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है इस एक्शन के जरिए, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने जुड़े हुए, उनसे समझेंगे कि क्या पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और अगर पॉलिटिसाइज किया गया है तो क्या ये भारत के पक्ष में है, हित में है, या अहित इससे हो जाएगा।
तो क्या सुलझ जाएगा एलएसी का विवाद, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद चीन ने घोषणा की है कि गलवान समेत 4 पॉइंट से जो है दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी स्टेटमेंट में था कि दोनों देशों को एक दूसरे का शोषण करने से बचना चाहिए। तो चीन का जब भी स्टेटमेंट आता है कहीं ना कहीं उसमें स्नबिंग जो है, इस तरह की लैंग्वेज ज़रूर इंक्लूडेड होती है। हालांकि जो भी इसका एक बड़ा हिस्सा ये, इसको अगर समझा जाए कि 4 बिंदुओं पर डिसंगेजमेंट हुई है, क्योंकि कोर कमांडर्स की बैठक, और जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि लंबे समय से इसकी कोशिशें हो रही थी और अब जाकर चीन थोड़ा सा नरम पड़ता दिख रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप पल्लू ने समझना चाहूँगी, जयशंकर के बयान की काफ़ी चर्चाएं हैं और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने निंदा की उनके बयान की कि विदेशी धरती पर वो इस तरह की बातें करते हैं जो कि चीन के प्रति उनके बिल्कुल ही नरम रुख को, नरम रवैये को दर्शाता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस की आपत्ति सही है, या फिर आप भी नॉन पॉलिटिकल ही बने रहना चाहते हैं और आप चीन के बयान का कुछ मतलब जो है मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं। नेहा जी, देखिए, राजनीति से दूर रहकर यदि संप्रभुता की चिंता की जाए या देश की सरहदों की सुरक्षा की बात कही जाए, तो भारत जिस कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से जूझ रहा है और चीन को लेकर सीमा पर हमारी जटिलताएं, ऐसे में यदि भारत और चीन की सीमा किसी प्रकार की शांति हो तो वो भारत के लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का चीन की सीमा सुरक्षा के लिए तो अरबों रुपया खर्च करना पड़ रहा था लगातार, और बड़ा दबाव आ गया था, क्योंकि पाकिस्तान की जो सीमा लगती सीमा है उसको लेकर हम कितने गंभीर थे। पिछले कुछ सालों में चाइना की सीमा पर भी हमको हजारों सैनिकों की तैनाती करना पड़ी थी, लेकिन इन सबके बीच चीन का विदेश मंत्री उसका बयान आया है, उसने कहा है कि कुछ बिंदुओं पर तो हमारी सेना भी हट गई और भारतीय सेना भी हट गई है जी। जब बातचीत कर रहे थे तो आपने आशंका जताई थी कि चाइना पर क्या भरोसा किया जा सकता है। सवाल यही नेहा जी कि जो नियंत्रण रेखा को तो चाइना मानती नहीं है। चाइना कुछ महीनों पहले उसने अरुणाचल प्रदेश के 10-12 शहरों के नाम चीनी भाषा में रखने की कोशिश की थी जी। बात यह है कि कुछ सालों पहले तक हम गलवान घाटी से लगे जो इलाके हैं वो फिंगर 7 और फिंगर 8 तक हमारी सेना चली जाती है। यहाँ पर मैं अपने जो हमको सुन रहे हैं हमारे दर्शक जो भी सुनते हैं वो उनको जानना जरूरी है कि दरअसल जो फिंगर होती है, फिंगर एक उंगली से अर्थ नहीं होता है, उन पहाड़ियों के बीच अंतर होता है जो कहीं 2 किलोमीटर होती है, 3 किलोमीटर होती है, कभी कभी उन पहाड़ियों के 7-8 किलोमीटर का जो होता है। अब पहले हमारी सेना 7 और 8 फिंगर तक जाती थी, अब वो जो सेना है वो 3 से 4 फिंगर तक अब जाएगी। तो चाइना का तो इतिहास रहा है कि वो 2 कदम आगे बढ़ता है और फिर 1 कदम पीछे हट जाता है। तो क्या ये वही प्रोसेस है कि वो कुछ जो अभी तक ऐसा हुआ है कि वह आक्रामकता उसकी ओर से थी, आधा जमीन वो कब्जा कर। ठीक है प्रोफेसर ब्रह्मदीप, ऐसे में जो भारत की विदेश नीति है क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ती रही है? अगर जयशंकर कहते हैं जिनेवा में कि 75% जो इश्यूज हैं हमने सॉल्व कर लिए हैं चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर, तो क्या हमारी विदेश नीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है? अगर हम ये कहते हैं कि 75% इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, जबकि देपसांग और जो डेमचोक है उसके साथ गोगरा पोस्ट है, इन सब जगहों पर मसला अभी भी अनसुलझा है, विच इज अगर देखा जाए तो वो जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जिसकी बात चतुर्वेदी सर ने भी कही है कि जो स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी है वो चीन की बढ़ती रही है। तो क्या विदेश मंत्री का कहना कि 75% प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड, तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत का जो स्टैंड है चाइना के साथ वो किस तरीके का है। नहीं जी, देखिए, विदेश मंत्री 75% समस्याओं के हल की बात करते हैं तो ये बहुत सरप्राइज है, और मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत भी भारतीय चीन सीमा विवाद के बारे में जानता है ये उनको भी सरप्राइज कर देगा, क्योंकि जो बहुत बड़ी सीमा जो है कश्मीर की, जो पाकिस्तान है हवाले की, तो कराकर
लेकर विवाद हो रहा है जी, तो वो जो जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा, एक कश्मीर का एक भाग चाइना के पास है, चाइना और जो पाकिस्तान के बीच जो कराकोरम रोड बन रहा है वो भारत के तमाम विरोध के बावजूद भारतीय सीमा पर उसने रोड बनाया है, वो व्यापार तैयार हो रहा है। वो अरुणाचल प्रदेश के शहरों को जैसे बारे में बात कर रहे थे, गलवान को लेकर अभी कुछ क्लियर है नहीं। लद्दाख का बहुत सारा इलाका जो 1962 के बाद से चीन के कब्जे में, तो क्या उसमें से बहुत सारे इलाके लेने में कामयाब हो गए हैं? क्या भारत की जो नियंत्रण रेखा, भारत और चाइना के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, क्या उसको चीन ने मान लिया है? क्या चीन बहुत कम जमीन है, 75% बात होगी, क्या बहुत कम जमीन है जिस पर विवाद बचा है? तो ऐसे बहुत सारे इस विवाद को प्रोफेसर ब्रह्मदीप, क्या एलएसी का जो विवाद है, कंट्रोवर्सी है, वो पहले से बढ़ गया है? हमारी, मैं अगेन आई एम आस्किंग कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है चीन के साथ, वो कितनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है? नहीं जी, देखिए फॉरेन पॉलिसी में हमेशा स्पष्टता होना चाहिए। फॉरेन, मुझे लगता है कि जब सीमा विवाद को लेकर बातें, तो जैसे नेपाल को लेकर भारत का स्टैंड है, जैसे पाकिस्तान को लेकर क्लियर स्टैंड है, जैसे सियाचिन को लेकर बहुत क्लियर स्टैंड है, और वो पाकिस्तान में शासित कश्मीर उसको लेकर हमारा क्लियर स्टैंड है। ठीक है, ऐसा स्टैंड हमको चाइना के मामले में नजर नहीं आता। Are you saying कि it is unclear from Indian side? भारत का जो रुख है स्पष्ट नहीं है चीन के प्रति? जी बिल्कुल नेहा जी, देखिए आप जैसे नेपाल को लेकर हम स्पष्ट कहते हैं, जैसे हम ओली का विरोध करते हैं, जैसा हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, मुझे लगता है ऐसा हमको शी जिनपिंग का विरोध भी करना पड़ेगा। और चाइना जो, जब तक आप उस पर दबाव नहीं बनाएंगे, जब तक आक्रामक नहीं रहेंगे, देखिए एक बात हम नहीं भूल सकते कि चाइना जितना शक्तिशाली हो, लेकिन 1967 में भारतीय फौजियों ने चीन के अंदर उसके 300 सैनिकों को मार डाला था, जो 1962 के युद्ध के बाद हमारी एक सामरिक बढ़त थी। तो हम बढ़त की स्थिति में है, हमारे फौजी जो है वो युद्ध के लिए तैयार है। तो हमारी वैदेशिक नीति हमारे फौजियों के साथ, हम भारतीय सेना के साथ कैसे सहयोग करती है, हम कहां पर खड़े, ऐसे सवालों को मुझे लगता है कि इस पर संसद में बयान होना चाहिए प्रधानमंत्री का, तब स्थिति ज्यादा क्लियर हो पाएगी। नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है, जो इंडियन साइड है वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए जो है अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है। अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो फिर चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, वो बार बार यही कहते हैं कि भारत की ज़मीन का 1 इंच जो है वो चीन के कब्जे में नहीं है। जबकि मेजर जनरल आप खुद कह रहे हैं कि स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो चाइना की कंटिन्यू है, और देपसांग डेमचोक की बात तो आपने भी कबूली है। यस चतुर्वेदी जी, प्लीज सर। देखिए आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि कुछ ऐतिहासिक फैक्ट आपको बताऊं। बिल्कुल सर, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा जी। नंबर एक लाइन जो थी 1954 में पहली बार डॉटेड लाइन को फॉर्म लाइन बनाया गया जी, चाइना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 1959 में एक चावनलाल ने एक नेहरू जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने अपना एक बताया कि यहाँ तक हमारी लाइन होनी चाहिए, जो नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद 62 की लड़ाई हुई। 62 की लड़ाई में जहां तक उसने अपना क्लेम किया था वहां तक आके उसने कब्जा कर लिया, नंबर। और उसके बाद वो इलाका था पूरा अक्साइच, और ये जो है श्रीजाब करके पोस्टर वहां तक था नॉर्थ बैंक पे, और वो जो है उनके पास करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर उनके पास रहा। ठीक है जी। उसके बाद डेपसंग में पाए, जो आपके उन्होंने जो 2014 के पहले मैं बता रहा हूँ, डेपसंग में आए, कुमार में आए, और वहां पे उन्होंने बैठे रहे। तो ये जो है वो 2005 पे एक फिर से हुआ, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ कि भाई सिक्किम हमको दे दो और हम आपको आपकी प्रभुता टार पे एक्सेप्ट करते हैं। वो एक बहुत लेटर क्लासिक थी, जो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि टार आपका है, जबकि लोग 1951 में ही मान चुके थे कि जो सुजरेनिटी सॉवरेनिटी है तिब्बत पे वो चाइना की है। तो ये काफी इतना आसान नहीं है। नंबर 2,
जो ये कब्जा हुआ है, इस्लामी स्लाइसिंग हो रही है, ये हुई है पूरे पीरियड टाइम। ठीक है जी। कारगिल की लड़ाई के टाइम पे, वो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक उसने रोड बनाई है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए जी। तीसरा, जो आप ये कह रहे हो कि आपने उसको जो नहीं किया, आप जो लड़ाइयों की बात करते हो, 67 में रिपीटेड ऑपरेशन था नाथुला के ऊपर, जी जी, नाथुला के ऊपर ऑपरेशन था। तो चाइना का जो आज उससे, चाइना से आप लड़ाई की बात करते हो, लड़ाई से बातें कभी सुलझती नहीं है, और बहुत चीजें ऐसी होनी चाहिए तो शाउटेड रहनी चाहिए मिस्ट्री में, जब तक वो निष्कर्ष पे न पहुंचे। आपका आज तक जो अपोजिशन पार्टीज हैं जी, उन्होंने जो ये कह रहे हैं कि एब्सेंट नहीं है, एब्सेंट उनके टाइम में भी क्या था, 2013 से उनके पास, 2013 में उनकी गवर्नमेंट थी, तो क्या बातें वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीजों पे, ठीक है, लेकिन चतुर्वेदी जी अगर 2013 में ये जगह, और आपने ट्रेड वाली बात बोली, आई टोटली एग्री विद यू कि हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनसे ट्रेड रिड्यूस करना चाहिए, अगर, और उसके लिए हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करनी चाहिए, एंड इंडस्ट्री पीएसयू से नहीं ग्रो करेगी, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आपका प्राइवेट सेक्टर जब आपका ग्रो करेगा जी, जब आपकी इंडस्ट्री होगी तो आपका जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो तब घटेगी। आप जो है लोअर ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी चाइना पे ऐसे में एस जयशंकर की एक और स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है, वो कह रहे हैं कि दुनिया का ऐसा कोई कंट्री नहीं है, कोई देश नहीं है जो चीन के साथ व्यापार को लेकर मजबूर नहीं है, ये दुनिया की चुनौती है, ना कि सिर्फ भारत की चुनौती है। क्या ये भी बात जयशंकर को कहना चाहिए था विदेशी धरती पर? इस स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत क्या अगर स्पष्ट नहीं है, जो कि हमारे फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने ने कहा है कि विदेश नीति चीन के साथ लेकर अगर बात स्पष्ट नहीं है तो क्या ये वही कोशिश है, जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट चतुर्वेदी जी ने कहा कि पर्दे के पीछे जो है टॉक्स और डिप्लोमेसी जो है उसकी कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन 4 साल गुजर गए हैं, ये कोशिशें क्या कितना इंतज़ार कराएंगी? प्रोफेसर ब्रह्मदीप, जयशंकर की जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट है कि चतुर्वेदी जी, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेड है उसको हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि इसी स्टेटमेंट का एक हिस्सा ये भी था, जयशंकर ने कहा था कि हमें जो व्यापार है चीन के साथ सुरक्षा कारणों से जो है इसके इन्वेस्टमेंट की जो है जाँच करनी चाहिए। और एक तथ्य यहाँ पर मुझे फिर से याद आ रहा है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि माधवीपुरी बुच जो है सेबी की चेयरपर्सन, उनका भी चीनी कंपनी में निवेश की बात सामने आई है। तो इन सब सवालों को भी अगर सरकार से जवाब मांगा जाता है तो फिर सरकार हिचकती क्यों है? अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखेगी तो सवाल को थोड़ा और जो है जगह मिल जाती है और उस पर एक नहीं कई चिंताएं सामने आने लगती। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, लेकिन चलिए वो दूसरा मसला है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जयशंकर के इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि ट्रेड विद चाइना इज नॉट ओनली प्रॉब्लम विद इंडिया बट अक्रॉस ग्लोब। देखिए जी, चाइना को लेकर मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री की जो बयान है वो ज्यादा व्यवहारिक पक्ष को उजागर करते हैं और वो ज्यादा हकीकत के करीब नजर आते हैं। कुछ दिनों पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि चाइना और भारत के बीच जो है सीमा विवाद समाप्त होना चाहिए और व्यापार व्यवस्था को बढ़ाकर दूसरों को पड़ोसी देशों की तरह, अच्छे देशों की तरह रहना चाहिए। ये जो ताजा तरीन डेवलपमेंट हुआ है। अब जहां तक जयशंकर की बात है, विदेश मंत्री की बात है, तो उन्होंने नेहा जी एक बात बताइएगा, उन्होंने क्या कहा कि दुनिया के प्रॉब्लम में व्यापार, भारत चीन के साथ जो व्यापार का संबंध है वो सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं है बल्कि दुनिया के हर देश के लिए है, क्योंकि जब बात व्यापार की आती है तो चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उसको प्रभावित करता है। नेहा जी देखिए, बहुत अच्छी बात है, जयशंकर विदेश मंत्री ने जो सच्चाई है उसको सामने रखा है, लेकिन एक सच्चाई और होती है जी, क्या आप अपनी आर्थिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपनी सामरिक प्रतिबद्धताओं को शून्य कर देंगे? क्या आप अपनी आर्थिक जरूरतों के कारण अपनी सीमा के लिए किसी भी समझौते को तैयार हो जाएंगे? क्या एक समर्थ भारत और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ जो भारत, प्रोफेसर ब्रह्मदीप, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पहले से जो भारत का पक्ष है वो कमजोर पड़ा है
नहीं, देखिए, किसी विदेश मंत्री का बयान यदि आर्थिक प्रतिबद्धताओं की ओर होता है तो मुझे लगता है कि चाइना को लेकर जहां तक, तो फिर यह जो है यह संतुलन बिगाड़ सकता है। इसलिए भी क्योंकि अभी तक इस देश के विदेश मंत्री ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ये कहने का साहस दिखाया है कि चाइना जो है वो हमारा शत्रु नंबर 1 है। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। तो तब तो बहुत कमजोर सरकारें हुआ करती थी, तब गठबंधन की सरकारें हुआ करती थी, लेकिन अब तो भारत में सरकारें मजबूत सरकारें 15 सालों से एक ऐसी सरकारें कि हम चाइना से किसी भी बात के लिए हम समझौते में आए, जरूरी नहीं है। यदि चाइना से कोई हमारा समझौता होना चाहिए तो वह सीमा विवाद को लेकर हल करने को लेकर समझौता होगा। देखिए नेहा जी, एक बात सभी भारतीय सरकारों को समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए, जो संभव हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां जिस बात की ओर ध्यान सरकार का अवश्य दिलाती होगी कि चाइना चीन से सीमा विवाद का हल किए बिना चीन पर विश्वास कभी किया ही नहीं जा सकता। और देखिए, चीन का तकरीबन 14 कंट्रियों से जो था वो सीमा विवाद था, जिसमें अब 2 देश बचे हैं। थोड़ा सा को लेकर विवाद है और बाकी भारत को लेकर विवाद है। तो चीन सीमा विवाद हल करने का हमारी जो पहली प्राथमिकता है, वो पहली प्राथमिकता हमारी व्यापार नहीं होना चाहिए चीन को लेकर। चीन से हमारी प्रतिबद्धता होना चाहिए कि हम पहले सीमा विवाद का हल कीजिए, जिसके बारे में प्रधानमंत्री पहले में जिक्र कर चुके हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, अब अगला सवाल मैं चतुर्वेदी सर से लेना चाहूँगी। सर, ये जो नई यथास्थिति जो बन गई है LAC पर, अगर इन गलवान समेत जिन 4 पॉइंट्स की बात चीनी विदेश मंत्रालय ने कही है कि डिसएंगेजमेंट वहाँ पर हो गई है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है जहाँ पर जो है अभी भी तनाव जो है बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से, भारत की संप्रभुता के हिसाब से कितना अहम है? और क्या आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि चीन इन मसलों पर जो है किस तरीके का नीयत रखता है, और आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में क्या ये जो बातचीत है उसके ज़रिए ये मसले सुलझेंगे? अगर आप कहते हैं कि 21 या 22 राउंड की तो कोर कमांडर्स की बैठक हो चुकी है, फिर दूसरी जो है हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है इतने कई राउंड्स की, तो क्या इन बैठकों का ही हमें जो है इसी भरोसे रहना चाहिए, या फिर जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की बात अब कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है इसमें कहीं ना कहीं रशिया का रोल कहा जा रहा है। डू यू अग्री विद दिस आइडिया, या फिर दिस नोशन कि ये सही कहा जा रहा है? देखिए, आपने 2-3 चीजें एक साथ बोली हैं। मैं एक एक करके 3 चीजों पे अपने विचार दूंगा। जी। पहली चीज आपने बोला कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। जी। जहां तक डेप्सन का सवाल है, डेप्सन प्लेन्स जो है वो एक तरह से सियाचिन के लिए एक शोल्डर है, और दूसरा उसकी CPEC को वो एक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए डेप्सन चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि सियाचिन का जो हमारा एज की तरह हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, उसमें उसको काबू किया जा सकता है। जो दूसरा गनचौक है, जी, गनचौक एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बातचीत की जा सकती है कि हम उसको कैसे मसले को सुलझाएं। ठीक है जी। मैं तीसरी चीज आपने बोली कि क्या ट्रेड या सॉवरेनिटी। जी, देखिए आजकल गवर्नमेंट जो आपने पिछले आप देखिए, गवर्नमेंट कहीं ये कमिट नहीं कर रही कि ट्रेड चलते रहना चाहिए। वो तो चाइना चाहता है कि ट्रेड चलता रहे और हम इसकी बात को नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट को। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड, जहां तक मुझे समझ है, उनका स्टैंड है कि पहले बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करो। जी। तीसरा कि आपको क्या इसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो चाइना ने 1957, 1954 से ऑनवर्ड्स जो तैयारियां शुरू की थी और 1970 के दशक से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना शुरू किया जी। उसका
नतीजा ये हुआ कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में हमसे बेहतर है। हम लोग ओनली एक एंटनी साहब का एक स्टेट था पार्लियामेंट में कि अगर हम बॉर्डर एरियाज को डेवलप करेंगे तो चाइना आ जाएगा। तो वो स्थिति को 2014 के बाद छोड़ा गया और अब तेजी से बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट शुरू हुआ। जैसे बताया ईस्ट में सेला बना है टनल और दूसरा बोगीबील ब्रिज बना है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, उससे तवांग तक कनेक्टिविटी 6 से 8 घंटे कम हो गए और ऑल वेदर होती है। 2026 तक आपका जोजिला और शिकुल्ला बनने की उम्मीद है, तब इधर आप जो हो तरीके से कनेक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी स्थिति ये है कि आपको बातचीत करते रहे सो दैट आपकी प्रिपरेशन पे, इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट मैं ये बताना चाहूंगा, जो डिफेंस पे 1.9% आप जो बजट दे रहे हो, अगर आप चाइना से कंपेयर करो तो $217 बिलियन के आसपास उसका बजट है। ठीक है, आपका अपना बजट $77 बिलियन के आसपास है। तो आपको आता, लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, लड़ाई जो होती है ये कॉम्प्रेंस नेशनल पावर की होती है, और अगर लद्दाख में वो आपके साथ कुछ हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो आज की तारीख में आप इंडियन ओशन में उसको टैकल कर सकते हो। लेकिन वो डिफेंस में और इम्प्रूवमेंट देने की जरूरत है। ठीक है, ओनली आप चैलेंज कर सकते हो। जहां चौथी चीज आपने रशिया वाली बोली, यस, रशिया चाहता है कि, रशिया का क्या है कि इस वक्त रशिया फंसा हुआ है किसके साथ, अमेरिका के साथ, यूक्रेन में जी और सीरिया। तो इसलिए ये चाहता है कि अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो जाए तो इंडिया चाइना रशिया एक एक्सेस बनेगी जो अमेरिका चैलेंज कर सकेगी। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही इंडिया ने जाकर के रशिया से और यूक्रेन से बातचीत शुरू की, अमेरिका ने आपको MQ-9 देने की बात की, G404 देने की बात की, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप इसमें जाओ। तो ये तो जियो पॉलिटिक्स है। ठीक है, विच मतलब अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो भारत जो है, भारत को जो है कई ऐसे दोस्त मिल चुके हैं जो चीन के साथ इस विवाद में कहीं ना कहीं उसको बिना किसी कंडीशन के भी, मैं कह सकती हूँ, सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। कई बार जो USA की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं, लेकिन ये कितना भरोसे लायक है, इस पर भी सवाल उठते रहे। अच्छी बात है कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से समुंदर में जो है भारत की स्थिति मजबूत हुई है, जैसा कि A.K. चतुर्वेदी जी ने कहा है, लेकिन कुछ और सवाल हैं जिनको समझा जाना बहुत ज़रूरी है भारत चीन संबंधों को खास करके। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने यू सेड कि अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है अगर विदेश नीति की बात है। वो कौन सी मजबूरियाँ, चुनौतियाँ हैं जिस पर सरकार नहीं चाहती है कि कुछ भी स्पष्ट तरीके से बातें इस मुद्दे पर कहा जाए, और क्योंकि बिहाइंड द सीन या फिर बिहाइंड द कर्टन्स जो टॉक्स चल रही हैं उस पर सरकार ज्यादा भरोसेमंद है। देखिए नेहा जी, चतुर्वेदी सर ने एक बात शुरुआत की थी कि पर्दे के पीछे भी कूटनीति चलती है, तो हमको इस पर भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस समय दुनिया में नियंत्रण और संतुलन की नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से साधा है, और रूस यूक्रेन विवाद से लेकर इसराइल फिलिस्तीन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ठीक है, यदि ऐसी किसी कूटनीति पर हम चाइना के साथ काम कर रहे हैं जिसको लोगों के सामने नहीं लाना चाहते तो वो बेहतर है। लेकिन दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि चाइना को लेकर पूरे देश में आशंका का माहौल होता है। विपक्षी दल है वो बार बार चाइना को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि वो लद्दाख लेह के सांसद वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें सामने लाते रहे हैं जो हमारे आधिकारिक बयानों से मेल नहीं खाते। बिल्कुल जी। तो जबकि सीमा विवाद को लेकर जो है किसी देश को एक लाइन पर चलना चाहिए और उसको लेकर क्लैरिटी होना चाहिए। खासकर को लेकर इसलिए क्लैरिटी चाहिए क्योंकि चाइनीज ट्रूप अधिकांश समय सीमा पर घुसते हैं और उसके बाद वो दबाव बनाते हैं, फिर उसके बाद एक समझौता होता है। तो वो समझौता कहाँ तक होता है, मुझे लगता है अभी तक जी केवल सरकार, लेकिन जो इसके पहले की सरकारें हैं उन्होंने भी जो है वो बीच के रास्ते मुझे लगता है इस मामले में
इंदिरा गांधी की जो नीतियां चाइना को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नजर आती थी, और दौर में 1962 के बाद चीन पर दबाव बनाने में कामयाब भी रहे थे। ठीक है। तो वैसी नीतियां क्लियर हो तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पर यह भी लगता है कि अभी दोनों देश जो है वो सीमा विवाद को खत्म करने के लिए तैयार हुए हैं, और वो पैंगोंग झील वाला इलाका जो है, हॉट स्प्रिंग वाला इलाका, ये इलाके जहाँ पर झड़पें हुई थी, तो यहाँ से दोनों देशों की सीमाएं, दोनों देशों की सेनाएं हट रही है, तो ये भारत की कूटनीतिक विजय ही है। कम से कम हम चीन पर दबाव बनाने में कामयाब तो हुए। अब यहाँ पर देखना यह है कि चीन पर दबाव हम किस स्तर तक बना पाए हैं, हमारे समझौते क्या हुए हैं, जो हमारी सेना पहले कहाँ पर थी, और क्या ये विवाद जो है जो 2020 के बाद का ही विवाद है, उसके पहले की जो चीन की सीमा तक आ गई, तो मुझे इस मामले को एक सवाल मैं रूस ने भी जो वहाँ पर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनकी रिहाई की बात यहाँ मीडिया में काफ़ी प्रसारित की गई कि जो भारतीय नागरिक है उनकी रिहाई जल्द से जल्द कराई जाएगी, लेकिन जो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय कहता है कि इतने अब तक भारतीयों की 32 या 35 भारतीयों की जो रिहाई हो चुकी है, लेकिन उन नागरिकों की वतन वापसी हुई है तो वो कहाँ है, इस बारे में कोई स्पष्टता मीडिया के सामने नहीं है, या फिर रूस के जो तेवर रहे हैं जो भारतीय नागरिकों को लेकर वो भी मित्र देश के तो नहीं नजर आते। ए.के. चतुर्वेदी जी, इससे पहले आप कुछ बात यहाँ पर जोड़ना चाहते थे, मैं आपसे भी यही प्रश्न करूंगी कि रूस जो कि पारंपरिक मित्र है, क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती कह लीजिए, या फिर यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से वो फंसा है और चीन की जिस तरह से उसको ज़रूरत है, क्या भारत की डिप्लोमेसी कहीं बीच में फंसी हुई दिखती है कि एक पारंपरिक मित्र देश भी जब भारतीय नागरिकों की रिहाई की बात आती है तो टर्म्स एंड कंडीशन आगे कर देता है, और खास करके तेल का व्यापार जो हमने करा है, उस तेल का व्यापार भी एक समय भी ऐसी खबर भी आई कि हमें युआन में खरीदना पड़ गया। अच्छा, देखिए, आपने पहली चीज जो कही कि मैं कुछ कहना चाहता था जी, ये गलवान से पीछे हटे हैं, उसका एक एडवांटेज हुआ है जी। बाकी क्या है, जो भी अभी इसकी क्लैरिटी और आएगी कौन से एरिया से हटे हैं गलवान के अलावा। उन्होंने गलवान तो कंफर्म किया है, तो गलवान में पीछे हटने का फायदा ये है कि गलवान से अगर वो बैठा रहेगा तो उसकी मीडियम आर्टिलरी की रेंज में हमारी DS दीप्तो रोड, जो दार्कुशियोक गोल्डी रोड है, वो होगी, तो उसको वो इंटरडिक्ट कर सकता। ठीक है। तो अब पीछे वहां से हट गया है, तो ये सिर्फ के लिए एक सेफ्टी मिली है, ये मैं कहना चाहता था, एक ही एडवांटेज। हाँ, जो आपने रक्षा का बोला, पहली चीज नेहा जी बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्ती नहीं होती है, इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। अगर और कंपीटिंग दे आर वेरी हैंडफुल, दे आर 50 इंडियन सिटीजन्स, वो 50 इंडियन सिटीजन्स रूसी आर्मी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? दिस इज व्हाट पुतिन हैज सेड। जी, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने बोला है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी जी। तो पहली चीज तो अगर आप ये कहते हो कि पारंपरिक दोस्त वोस्त कुछ नहीं है, इंटरेस्ट परमानेंट है। ठीक है। आज की तारीख रशिया के इंटरेस्ट में था उसकी इकोनॉमी के लिए कि वो तेल हमको बेचे, हम उसको रिफाइन करें और वो यूरोप को बेचे। जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। तीनों के लिए फायदा हुआ, रशिया को पैसा मिला, इंडिया को भी पैसा मिला, और यूरोप इन्फ्लेशन से कथित रूप से बच गया। जी हाँ, तो ये अच्छा, जहां तक ये जो बंदे वहां पे फंसे हुए हैं, पहली चीज मेरे ख्याल में ये डेटा जो है ये पहले तो ये वैलिडेट होना चाहिए, क्योंकि ये जितने गए हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं भेजे हैं, ये इंडिविजुअली गए, दे आर विक्टिम्स ऑफ फ्रॉडुलेंस। जी, दे इंडिविजुअली, जिसको कहते हैं ना वो क्या, वो डंकी सिस्टम जो एक बोलते हैं जी, या वो कब्बरबाजी, उसके थ्रू गए हैं जी। पहली चीज। नंबर 2, रशिया के पास मैनपावर की शॉर्टेज है, यूक्रेन के पास मैनपावर की शॉर्टेज है, इसलिए उनको मैनपावर चाहिए। पैसे जो मिलते तो आप अगर उनको मिलेंगे तो उनका वो यूज कर रहे हैं। अभी क्या है, उसको निकालना ये एक बहुत ही, अगर आप उनको निकाल सबके सभी तो एक बहुत बड़ी, इंडिया में क्या रहा मुझे नहीं मालूम,
लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और हमको इसको निकालने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। साथ ही लोगों को समझना चाहिए। एक लाइन में भैया एक लाइन में चतुर्वेदी सर, समय समाप्त हो गया, एक लाइन में आपसे समझना चाहती हूँ, क्या इस डेवलपमेंट के बाद से इंडिया और चीन के बीच जो संबंध है थोड़े से स्टेबल हम समझ सकते हैं कि हो जाएंगे, या फिर जो तनाव है उसमें थोड़ा सा ईज आ जाएगा? देखिए, चाइना के साथ आप किसी चीज पे कभी कोई भरोसा कर ही नहीं सकते हो जी। चाइना अपने इंटरेस्ट पे काम करता है। आज वो आपने वो सिक्किम में वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 2005 में समझौता किया जी, और आज वो रिग्नाइट किया। ठीक है, 2020 में वहां पे भी लड़ाई झगड़ा किया। तो इसलिए मेरा अपना मानना है चाइना से कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग तैयारी पूरी रखनी चाहिए जी। इसलिए जो अपने तेवर हैं, मुझे लगता है कि वो तेवर जहां हर्ट होता है वहां नुकसान पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन ब्रह्मदीप अलोने आपसे भी मैं समझ लेना चाहूंगी, अब आज के बाद से क्या आप उम्मीद करेंगे कि जयशंकर जो हैं उनकी स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा और वेट उसमें आ जाए, कम से कम चीन के लिए वो थोड़े से संयमित भाषा का इस्तेमाल कर ले? नहीं, देखिए नेहा जी, किसी भी देश के विदेश मंत्री को देश की सुरक्षा के लिए यदि कठोर शब्दों का उपयोग करना जब वो बोलते हैं कि क्योंकि आप ब्रिक्स हमने इसलिए बना लिया क्योंकि आपने अपने क्लब में घुसने नहीं दिया, वो जब यूरोपियन नेशंस पर जो है इतने जो है तीखे हो सकते हैं, तो फिर चीन के लिए क्यों नहीं हो पा रहे? जी बिल्कुल संक्षेप में। जी बिल्कुल। देखिए, जब देश की सुरक्षा का मसला हो और देश के दुश्मन नंबर 1 से बातचीत हो, तो विदेश मंत्री के जो कड़े शब्द हैं वो उस देश के लिए संदेश हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि विदेश मंत्री को इससे गुरेज नहीं करना चाहिए, इससे परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक मजबूत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोने आपका भी, और मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी आपका भी, कि आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है, अपनी कोई राय देनी है, शिकायत है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें लिखें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।